पुनः स्वागत है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 57 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन के सामने है डे 57 डेली मेंस क्वेश्चंस, इसमें एथिक्स के क्वेश्चन दिए गए थे। तो 3 नंबर के 5 क्वेश्चन दिए गए थे और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन, और जो 20 नंबर का रहता है वो एक क्वेश्चन दिया गया था, है ना। एथिक्स में जो क्वेश्चन रहता है वो 20 नंबर का रहता है ना। तो 20 नंबर का क्वेश्चन दिया गया था। तो हम पहले देख लेते हैं कि 3 नंबर क्या क्या क्वेश्चन दिए गए थे। तो पहला 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है संवेग किसे कहते हैं, और दूसरा दिया गया है शुभ संकल्प, तीसरा सहिष्णुता, और चौथा है मूल्यों की विशेषताएं लिखिए, और पांचवा है पारदर्शिता बढ़ाने के सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को बताएं, है ना। तो हमारे 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और जो 5 नंबर के क्वेश्चन दिए थे संवेग को समझाते हुए उसके कारकों को उदाहरण समझाइए, और दूसरा है समानुभूति, समानुभूति एवं सहानुभूति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनमें संबंध बताएं, है ना। और तीसरा क्वेश्चन क्या दिया था कि संवेदना से व्यक्ति के मूल्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है। संवेदनाएं जो हैं व्यक्ति के मूल्यों के निर्माण में किस प्रकार से अपनी भागीदारी निभाती हैं, किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती हैं, यह हमको बताना था, है ना। और जो 20 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये 11 मार्क्स नहीं है, ये 20 नंबर का क्वेश्चन है। एथिक्स में 20 नंबर का आना है, लिखना 200 शब्दों में ही है ना। तो मनोवृत्ति एवं विचार में संबंध बताते हुए विचारों का मनोवृत्ति पर प्रभाव बताइए कि विचारों का मनोवृत्ति में क्या प्रभाव होता है। तो इसमें 2 चीज़ें पूछी गई हैं। तो ये जो हम 20 नंबर क्वेश्चन है इसमें 2 चीज़ें बताएंगे। तो ये हमारे हैं 57 डेली मीन्स क्वेश्चन। अब इनके आंसर शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं और बता देती हूँ जो आपकी तैयारी से संबंधित बेहद ही ज़रूरी हैं। तो एमपीपीएससी प्री के लिए अगर आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं तो डेली बेसिस पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर सुबह क्वेश्चन भेजे जाते हैं और शाम का उनका रिटर्न डिस्कशन और वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप यहाँ से प्री की तैयारी कर सकते हैं। और इकोनॉमिक्स की क्लास अगर आपको लेनी है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पर जा कर के हमारे चैनल पर जाइए और उसकी प्लेलिस्ट लगी होगी, इसमें कई लेक्चर्स आ चुके हैं पहले से भी। तो यूट्यूब हमारी प्लेलिस्ट देखें और उसमें विज़िट करें और अपना इकोनॉमिक्स की तैयारी कर लें, है ना। तो ये हमारा होता है। अब हम चलते हैं आंसर पर, इनके आंसर डिस्कशन पर। जैसा कि पहला क्वेश्चन 3 नंबर का दिया गया था, संवेग किसे कहते हैं, है ना। तो संवेग का अर्थ क्या है? कौतूहल पैदा करना, कौतूहल पैदा करना या उत्तेजित करना। संवेग मन की उत्तेजित करनी या शांति की दशा है। जब मन जो है अशांत हो जाता है, हमारे अंदर कुछ संवेदनाएं आ जाती है, कुछ भाव आ जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, है ना। तो ये हो गया हम संवेग को इस प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं। दूसरा जो दिया गया था शुभ संकल्प, है ना। शुभ संकल्प हम किसे कहेंगे? तो मनुष्य में किसी कर्म को करने का उसका दृढ़ निश्चय अर्थात कर्तव्य की चेतना, मतलब उसको अपनी कर्तव्य पालन पर आधारित संकल्प शुभ संकल्प कहलाते हैं। जो उसके काम से रिलेटेड है ना, जो कोई भी मनुष्य उसके काम से रिलेटेड अगर कोई दृढ़ निश्चय ले लेता है तो हम उसे क्या कहते हैं? शुभ संकल्प कहलाता है कि उसने संकल्प ले लिया है अपने कर्तव्य को निभाने का या फिर उसको पूरा करने का, है ना। तो ये होते हैं शुभ संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ था कि सहिष्णुता, सहिष्णुता क्या होता है कि अगर स्वयं से भिन्न विचार, है ना, मतलब खुद स्वयं से जो विचार हम रखते हैं उससे भिन्न विचार, आचार या आदतें या कुछ भी, है ना, अपने से जो भिन्न है वो कुछ भी रखने वाले लोगों में से भी, है ना, रखने वाले लोगों से भी हम सकारात्मक अभिवृत्ति रखना। मतलब हम उन्हें इस आधार पर दरकिनार नहीं करेंगे या उनसे अलग नहीं होंगे कि वे हमसे अलग विचार रखते हैं, अलग आचार रखते हैं और अलग आदतें रखते हैं। इस आधार पर हम उससे अलग नहीं होंगे, ना ही अलग प्रदर्शित करेंगे। तो मतलब हम अपने से अलग विचार रखने वाले लोगों से भी वही मानसिकता रखेंगे जो हमारे विचार रखने वाले मानसिक लोगों के लिए हमारे अंदर से पैदा होती है ना। तो जैसे सकारात्मक अनुवृत्ति हम दोनों में ही रखेंगे, है ना। तो ये हमारी क्या होती है? सहिष्णुता। जैसे कि मैं एग्जांपल बताऊं कि अशोक, है ना, अशोक बहुत ही सहिष्णु था,
अशोका द ग्रेट हिस्ट्री वाला है ना, तो वो अशोका द ग्रेट वो बहुत सहिष्णु था, मतलब वो अपने विचार से जो भिन्न विचार है उस तरह की प्रजा को और अपने विचार वाली प्रजा को दोनों को ही क्या करता था, दोनों से ही सकारात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शित करता था। मतलब वो भेदभाव नहीं करता था, चाहे किसी व्यक्ति का विचार मिलता हो उससे या ना मिलता हो, वो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करता है, नहीं करता था, है ना। तो वो सहिष्णु था, है ना। तो वो उसने हिंदू को भी संरक्षण दिया और बौद्ध को भी, बौद्ध जनता को भी उसने पूरी फैसिलिटीज़ दी थी, है ना। तो अशोक हमारी हिस्ट्री में बहुत सहिष्णुता के नाम पर फेमस पाया जाता है ना, उसे देखा जाता है। जो अगला क्वेश्चन था, मूल्यों की विशेषताएं लिखे, है ना। मूल्यों की विशेषताएं लिखे, तो मूल्य सीखे जाते हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, हम जब आते हैं, है ना, अपने बचपन से ही मूल्य सीखने लगते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना। मूल्य सीखे जाते हैं। मूल्य अमूर्त होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। मूर्त का मतलब होता है, मूर्त का मतलब मैं दिखा दूं कि कोई मतलब बता दूं कि कोई अगर वस्तु दिख रही है ना, दिख रही है, हम उसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना, अनुभव कर सकते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मूर्त। लेकिन अगर कोई वस्तु नहीं दिख रही है, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है ना, वो सिर्फ महसूस की जा सकती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अमूर्त कहते हैं, है ना। वो क्या होती है, अमूर्त। जैसे कि हमारी जो वाणी होती है, हमारी जो बातें होती है, वो क्या होती है, अमूर्त होती है, वो हमें दिखाई नहीं देती है ना, दिखाई नहीं देती, हम उसे छू नहीं सकते, है ना। मूल्य हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक होते हैं। जैसा हमारा मूल्य होगा वैसा ही हमारा व्यवहार होगा, वैसे ही हम ट्रीट करेंगे या वैसा ही अपना व्यवहार प्रदर्शित करेंगे। तो मूल्य हमारे व्यवहार के पथ प्रदर्शक होते हैं। अगर हमारे मूल्य अच्छे हैं तो हमारा व्यवहार भी अच्छा होगा, है ना। अगर हमारा मूल्य नकारात्मक है तो हमारा व्यवहार भी नकारात्मक प्रदर्शित होगा। तो मूल्य की ये विशेषताएं होती हैं। अब अगला क्वेश्चन जो दिया था, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, है ना, पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए, हैं। पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं, कि तो पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, है ना। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इससे हम किसी प्रकार की सरकार से सूचना ले सकते हैं, है ना, कि किसी प्रकार की सिर्फ गुप्त सूचनाओं के अलावा, है ना, हम इस पर सभी प्रकार की सूचना ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पारदर्शिता बढ़ेगी, है ना। दूसरा सिटीजन चार्टर, और तीसरा क्या है, सतर्कता आयोग की स्थापना की, केंद्रीय सतर्कता आयोग और राज्य सतर्कता आयोग, तो दोनों की ही स्थापना होती है। और चौथा है सोशल ऑडिटिंग, है ना। तो ये हमारी होती है कि सरकार द्वारा पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं, जो हमने 4 प्रयास लिख दिए, है ना। इतना 3 नंबर में इनफ है, इतना ही लिखा जा सकता है ना। तो ये हमारे होते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन में, कि 5 नंबर में क्या क्या दिया गया था। तो पहला है 5 नंबर का क्वेश्चन, संवेग को समझाते हुए उसके कारकों को सा उदाहरण समझाइए। संवेग को हमको समझाना है ना, और उसके कारकों को सा उदाहरण समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है ना। तो हम पहले संवेग को समझाएंगे कि संवेग एक जटिल मानवीय अवस्था है, जटिल मानवीय अवस्था है, जिसके अंतर्गत मानवीय मन में उत्तेजना पैदा होती है ना। उसके मन में उत्तेजना पैदा होती है, अशांति की दशा होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। इसको भावनाएं भी कह सकते हैं, है ना, इसे भावनाएं भी कह सकते हैं। इसमें 3 कारक सम्मिलित होते हैं। कितने कारक होते हैं संवेग के, 3 कारक होते हैं। तो हम देखेंगे कौन कौन से कारक होते हैं। शारीरिक प्रतिक्रिया होती है ना। पहला ये होना चाहिए कि व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, है ना, कि व्यक्ति किस प्रकार का है। दूसरा होता है शारीरिक प्रतिक्रिया, है ना। तीसरा होता है व्यवहारिक प्रतिक्रिया, है ना, प्रतिक्रिया। तो व्यक्तिनिष्ठ अनुभव, शारीरिक प्रतिक्रिया और व्यवहारिक प्रतिक्रिया, ये 3 कारक होते हैं। अब इनको उदाहरण समझाना था, उदाहरण से ही समझाना था, तो इसे हमने इस प्रकार से स्पष्ट किया कि उदाहरण उदाहरण हमने लिखा इसमें, अचानक सांप देखने पर, अगर अचानक सांप दिख गया तो क्या किसका क्या रिएक्शन होगा, क्या संवेग होगा, वो हमको बताना है ना। तो व्यक्तिनिष्ठ, पहला है चीनी लोग, है ना। चीनी लोग क्या करेंगे, व्यक्तिनिष्ठ मतलब व्यक्ति, चीन का व्यक्ति, है ना। चीनी लोग और भारतीय लोग, ये हमने 2 चीज़ें ली। तो अगर सांप देख लिया अचानक से, तो चीनी लोग क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, है ना। उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया क्या रहेगी, वो खुश हो जाएंगे। और व्यवहारिक प्रतिक्रिया क्या रहेगी, वो व्यवहार में क्या करेंगे, उसको जाके पकड़ लेंगे, है ना। तो ये उनकी व्यवहारिक प्रतिक्रिया होगी। लेकिन भारतीय लोग अगर सांप देखेंगे तो वो डर जाएंगे, है ना, वो बहुत ज़्यादा डर जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, उसे मारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये अलग अलग दोनों में एक ही घटना हुई, अचानक से सांप देखा, लेकिन उनका व्यवहार और उनकी शारीरिक प्रतिक्रिया क्या है, दोनों की ही अलग अलग है। तो इसमें जो संवेग है वो दोनों में ही अलग अलग संवेग आ रहे हैं, है ना।
तो ये हमारा संवेग हुआ और उसके कारकों का उदाहरण होगा। तो इस प्रकार से हम ये वाला क्वेश्चन टैकल कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, समानुभूति एवं सहानुभूति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसमें संबंध बताएं, है ना। सहानुभूति और समानुभूति जो होती है उसमें कुछ थोड़ा अंतर होता है कि समानुभूति जो होती है वो सहानुभूति के आगे आगे का लेवल होता है ना। जैसे मैं बता दूं, मान लीजिए सहानुभूति है, सहानुभूति है ना, सहानुभूति के आगे का लेवल कौन होता है, आगे का लेवल होता है समानुभूति, है ना। जब हम उसको उसके समान अनुभूति करने लगते हैं तो हम क्या कहते हैं, समानुभूति कहते हैं, है ना। तो अब हम इसको परिभाषा के तौर पर देखते हैं। तो समानुभूति क्या होती है, समानुभूति किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों, प्राणियों आदि की मन स्थितियों का सटीक रूप से समझने की क्षमता होती है ना। किसी व्यक्ति में अन्य व्यक्तियों, है ना, कोई व्यक्ति अगर है तो दूसरे व्यक्ति, प्राणी आदि की मन स्थिति, है ना, दूसरे प्राणी या व्यक्ति की मन स्थिति सटीक रूप से समझना, मतलब उसकी जगह पर खुद स्वयं को रख कर देखना और फिर इसके बाद समझना, है ना। मतलब उसके समान जो वो अनुभूति कर रहा है उसी के समान हमें अनुभूति अगर होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, समानुभूति कहते हैं, है ना। और दूसरा होता है सहानुभूति। इसमें क्या होता है, दूसरों का दर्द, है ना, समस्याओं एवं संवेदनाओं को समझना। हम दूसरों के दर्द, समस्या और संवेदना को समझ रहे हैं और उन्हें तार्किक मदद पहुंचाना क्या होता है, सहानुभूति होता है। मतलब हम उस अपने उस मतलब उस अपने आप को उसके स्थान पर नहीं रख के देख रहे हैं, है ना। मतलब हम खुद को अलग ही रख रहे हैं, हम खुद को उसके स्थान पर नहीं रख रहे, हम खुद को अलग ही रख रहे हैं, हम खुद को अलग ही मान रहे हैं कि हम तो दूसरे हैं, वो दूसरा है ना। तो हमें ये महसूस होता है कि हाँ उसकी समस्या है, उसकी संवेदना है, लेकिन हम स्वयं को उसमें नहीं रखते। मतलब स्व और पर का अंतर बना हुआ होता है और इसमें हम उसकी मदद जरूर करते हैं, मतलब मदद करते हैं, लेकिन हमें स्व एवं पर का अंतर पता होता है कि हम और वो अलग हैं। समझ आ गया। तो इसका अब दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा पार्ट था कि इसलिए संबंध बताना है। संबंध क्या है, समानुभूति सहानुभूति का अगला स्तर है ना। जो समानुभूति है, जो समानुभूति है, जैसे ये सहानुभूति एक छोटा सा पार्ट हुआ और समानुभूति उसी का बृहद रूप हो जाता है, उसके आगे का भाग हो जाता है ना। तो सहानुभूति एक छोटा सा पार्ट होता है, लेकिन समानुभूति क्या होती है, उससे बड़ी होती है, उससे ज़्यादा बड़ी होती है। उसमें स्व एवं पर का अंतर समाप्त हो जाता है समानुभूति में, है ना। तो इसमें लिखा भी गया है संबंध में कि समानुभूति में स्व एवं पर का अंतर समाप्त हो जाता है। समानुभूति हम समान अनुभूति करने लगते हैं, उसी के जैसे अनुभूति करने लगते हैं जैसा कि दूसरा व्यक्ति कर रहा है। लेकिन सहानुभूति में क्या होता है, स्वयं स्व एवं पर का अंतर होता है। स्व मतलब स्वयं का और पर मतलब दूसरे का, दूसरे में अंतर, डिफरेंस हम कर लेते हैं कि हम हैं और वो है ना। तो हमें ये अंतर होता है सहानुभूति में। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें थोड़ा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा, उसका डाउट का निराकरण जल्द ही कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। संवेदना से व्यक्ति के मूल्यों का निर्माण किस प्रकार होता है। संवेदनाएं जो होती हैं वो व्यक्ति के मूल्यों का निर्माण किस प्रकार से करती है, ये हमें समझाना था। तो देखिए कि व्यक्ति के मूल्यों के निर्माण में संवेदनाएं भी आधार का कार्य करती हैं, ये हमने इंट्रो लिखा है ना। संवेदना भी आधार का काम करती हैं। अगर हमें वो संवेदना बार बार आ रही है तो कहीं ना कहीं वो एक भावना निर्मित करती है, और वो भावना जो होती है वो हमारे व्यवहार में आती है, हमारे व्यक्तित्व में आती है, तो वो एक मूल्य बन जाती है ना। जैसे कि अब हम समझेंगे आगे कि किसी वस्तु या घटना से संवेदना उत्पन्न होना। अगर किसी वस्तु या घटना से संवेदना उत्पन्न होती है ना, मान लीजिए कोई घटना एक घटी, उससे आपको संवेदना उत्पन्न हुई, है ना, हमें संवेदना उत्पन्न हुई, अब वो संवेदना की पुनरावृत्ति हो रही है ना। अगर वो संवेदना की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो उससे क्या होगा, भावना उत्पन्न हो जाएगी। एक भावना उत्पन्न होगी कि हमारे अंदर से क्या भावना आ रही है ना, तो उससे एक भावना उत्पन्न होगी और फिर भावनाओं के गहनीकरण से, व्यक्तित्व से जुड़ाव से, जिससे मूल्य का उत्पन्न। अगर भावनाओं का गहनीकरण होता है, गहनीकरण मतलब भावनाएं और ज़्यादा आती हैं, है ना, कि वो और गहराई तक हमारी जड़ों से, मतलब हमारे व्यक्तित्व से जुड़ जाती हैं एकदम से, तो उससे क्या होता है, मूल्य उत्पन्न होता है, हमारा एक मूल्य विकसित हो जाता है ना। और यही मूल्य जो होते हैं वो सामाजिकरण का अंग होते हैं, है ना। और यही मूल्य क्या होते हैं, सामाजिकरण का अंग होते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से संवेदना से मूल्यों का निर्माण होता है ना।
किस प्रकार से संवेदना से मूल्यों का निर्माण होता है ना। तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन पर जो हमारा दिया गया था। 20 नंबर का ये क्वेश्चन है ना। एथिक्स में 20 नंबर के दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन आने हैं जिसे हमको 200 शब्दों में लिखना है ना। 200 शब्दों में हम लिखेंगे। तो देखते हैं क्या आया हुआ क्वेश्चन। मनोवृत्ति एवं विचार में संबंध बताते हुए विचारों का मनोवृत्ति पर प्रभाव बताइए। मनोवृत्ति एवं विचार में क्या संबंध है ना, ये हमको बताना है। और दूसरा बताना है विचारों का मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे विचारों का हमारी मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है ना, या फिर बाहर से जो विचार आ रहे हैं उनमें उनसे क्या प्रभाव पड़ता है मनोवृत्ति पर, है ना। तो पहला हम इसमें देखेंगे इंट्रो। हम जब भी 11 नंबर का 20 नंबर का एथिक्स में आता है, तो जब भी हम 20 नंबर के क्वेश्चन को टैकल करेंगे तो उसको हम पहले इंट्रो से टैकल करेंगे ना। इंट्रो, बॉडी जो क्वेश्चन की मेन डिमांड है, और इसके बाद कंक्लूजन है ना। तो इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के साथ हमको क्वेश्चन आंसर का पूरा एक आदर्श उत्तर लिखना है ना। तो जैसे हमने इसमें लिखा हुआ है, मनोवृत्ति एवं विचार एक दूसरे से गहन संबंध रखते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, है ना। दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आगे, विचार मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं। कोई भी विचार होता है ना, तो मनोवृत्ति के जो 3 पार्ट होते हैं, संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक। तो संज्ञानात्मक पहला जो होता है, पहला ही कारक होता है जिससे मनोवृत्ति का निर्माण होता है। संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान होना या जानकारी होना। तो विचार हमें वो जानकारी उपलब्ध कराते हैं जिससे मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण होता है ना, संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण होता है। अतः मनोवृत्ति के निर्माण में विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः मनोवृत्ति के निर्माण में किसकी, विचारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है ना। कि विचार जो होते हैं मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं। मतलब जानकारी जब हम देंगे तब जाके भावना उत्पन्न होगी, है ना, तब जाके व्यवहार में आएगी। तो पहले हमें विचार ही चाहिए है। तो विचार जो होगी मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं। जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं समझाती हूँ कि विचार जो होते हैं मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक तत्व का निर्माण करते हैं। मतलब विचार से मनोवृत्ति का निर्माण होता है। ये हो गया मनोवृत्ति से निर्माण। अब ये दूसरी लाइन हम पढ़ते हैं, इसके बाद आगे का डायग्राम समझाते हैं। कि दूसरी ओर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सूचनाओं को ग्रहण करता है ना। अगर हमारी मनोवृत्ति मान लीजिए एग्जाम्पल दैट कि क्रिकेट के प्रति बहुत अच्छी है ना, कि क्रिकेट एक बहुत अच्छा गेम है ना, इसे देखना चाहिए, या फिर कुछ भी है ना, जैसी मनोवृत्ति है। तो अगर सकारात्मक मनोवृत्ति है, वैसे भारत में सभी की सकारात्मक मनोवृत्ति ही है, तो हम उसे पॉजिटिव उस पर देखेंगे। उसकी जो भी खेल हो रहा है ना, BCCI का हो या फिर वनडे हो या फिर वर्ल्ड कप हो, तो वो सब हम देखेंगे, है ना, देखेंगे, उसकी जानकारी रखेंगे खुद को, है ना। मतलब उसमें हमारा इंटरेस्ट है ना, उसमें उसके प्रति हमारी सकारात्मक मनोवृत्ति है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर हमारी मनोवृत्ति उसमें से नकारात्मक है, कि ऐसी है कि वो ब्रिटिश का खेल है, ब्रिटिश जो अंग्रेज आए थे, है ना, उन्होंने अपनी विरासत में वो खेल दिया है ना। चूँकि ब्रिटिश का इतिहास हमारे इतिहास में ब्रिटिश लोगों का जो काल था हमारे इतिहास में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। इस वजह से मान लीजिए एग्जाम्पल दैट कि नफ़रत या फिर नकारात्मक हो, तो हम उसके प्रति क्या हो जाएंगे, लापरवाह हो जाएंगे। हम उसको ग्रहण ही नहीं करेंगे, उस सूचना को ग्रहण ही नहीं करेंगे, उस जानकारी को लेना ही नहीं चाहेंगे, है ना। तो पहले तो मनोवृत्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम उस सूचना को ले लें। तो दूसरी ओर व्यक्ति अपनी मनोवृत्ति के अनुसार सूचना को ग्रहण करता है। अगर उसकी सकारात्मक मनोवृत्ति है तो उस चीज़ को ग्रहण करेगा, नकारात्मक है तो नहीं ग्रहण करेगा, है ना। या फिर उसके विरुद्ध में कोई अपनी एक अवधारणा निर्मित कर लेगा, है ना। ये सूचनाएं विचारों को प्रभावित करती हैं, है ना। ये जो भी सूचनाएं ग्रहण करते हैं तो सूचनाएं उसके विचारों को प्रभावित करती हैं। जैसे भी उसके विचार रहे हो उसमें अपडेट करती जाती हैं, है ना, उसमें अपडेट करती जाती हैं और नए विचारों के निर्माण में अपना योगदान देती हैं, है ना। कि मान लीजिए कोई भी विचार है, अगर बाहर से हमारी एक जानकारी और आ गई, है ना, दूसरा विचार आ गया, तो हम अपने विचारों में अपडेट कर लेते हैं, जिससे एक नया विचार उत्पन्न हो जाता है हमारा खुद का, है ना। तो ये होता है। अब मैं चित्र में फिर से चलती हूँ कि विचार जो है वो मनोवृत्ति के संज्ञानात्मक पक्ष का निर्माण करते हैं, इसलिए मनोवृत्ति का निर्माण होता है। और जिस प्रकार से हमारी मनोवृत्ति होती है उसी प्रकार से हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार की हमारी मनोवृत्ति होती है, मनोवृत्ति के अनुसार हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और वही सूचना हमारे नए विचार के निर्माण में क्या होती है, योगदान देती है, नए विचारों के निर्माण में योगदान देती है। तो ये साइकिल हमारा चलता ही रहता है, ये साइकिल हमारा क्या होता है, चलता ही रहता है। तो हमारा हो गया चित्र।
अब हम आगे चलते हैं कि उदाहरण कि स्वच्छता पहले निम्न वर्ग का काम समझा जाता था, है ना। पहले स्वच्छता जो थी वो निम्न वर्ग का काम ही समझा जाता था, जैसे शूद्र, है ना। शूद्र ऐसा वेदों में लिखा है, वेदों में लिखा है या फिर इतिहास में ऐसा बताया गया है कि शूद्र जो है वो क्या करती थी, वो स्वच्छता मतलब कि साफ करने का काम करती थी हर चीज़, है ना। तो स्वच्छता पहले निम्न वर्ग का काम समझा जाता था, परंतु सूचना के मिलने एवं सकारात्मकता आने पर इसमें सभी लोग अपनाने लगे, है ना। पहले स्वच्छता जो है निम्न वर्ग का काम ही समझा जाता था, परंतु जब से स्वच्छ भारत अभियान आया हुआ है ना, स्वच्छ भारत अभियान आया हुआ है, तो उसमें सभी लोग शामिल हो गए और स्वच्छता जो है वो स्वयं का कार्य समझने लगे कि ये तो सभी का कार्य है और सभी को करना चाहिए। तो उस पर क्या हुआ कि सकारात्मक मनोवृत्ति का निर्माण हो गया है और सभी लोग अपनाने लगे हैं, है ना। अब इसमें चलेंगे विचारों का मनोवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विचार मनोवृत्ति को कितना प्रभावित करेंगे, है ना। विचार मनोवृत्ति को कितना प्रभावित करेंगे यह इस बात पर निर्भर करता है कि विचार कितनी गहराई से उत्पन्न होता है ना। अगर अधिक गहराई से उत्पन्न होगा तो वो मनोवृत्ति को अधिक प्रभावित करेगा। अगर कम गहराई से उत्पन्न होगा तो वो कम क्या करेगा, कम प्रभावित करेगा, है ना। कितनी गहराई से उत्पन्न होता है ये उस पर मैटर करता है। विचार जितना गहरा होगा उसकी तीव्रता जितनी अधिक होगी, है ना। विचार जितना जितना ही गहरा होगा उतनी उसकी तीव्रता उतनी ही अधिक होगी, है ना। वह मनोवृत्ति को उतना ही प्रभावित कर पाएगा। मतलब विचार अगर गहराई से और तीव्रता से उत्पन्न होता है तो मनोवृत्ति को उतना ही ज़्यादा वो प्रभावित कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पर चित्र से समझाया गया कि तटस्थ विचार जो होते हैं वो कम गहराई से उत्पन्न होते हैं और उसमें तीव्रता कम होती है, ठीक है ना। और फिर होता है मत या राय, और फिर होता है विश्वास, है ना। और फिर इसके बाद होता है दृढ़ विश्वास। विचारों की तीव्रता में वृद्धि, है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक विचारों की तीव्रता में वृद्धि होती है। तो सबसे ज़्यादा आप समझ गए होंगे कि सबसे ज़्यादा अगर विचार मनोवृत्ति को प्रभावित करेगा तो कौन सा है, दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास जो है उसमें तीव्रता बहुत अधिक है, इस वजह से वो क्या करेगी, मनोवृत्ति को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगी। लेकिन तटस्थ विचार जो होंगे वो सबसे कम करेंगे। फिर उसके बाद मत या राय करेंगे, फिर उसके बाद विश्वास करेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से मनोवृत्ति को विचार प्रभावित करेंगे। इसमें कंक्लूजन लिखा हुआ है, अतः तटस्थ विचार मनोवृत्ति को सबसे कम तथा दृढ़ विश्वास मनोवृत्ति को सबसे अधिक प्रभावित करेंगे, है ना। तटस्थ विचार मनोवृत्ति को सबसे कम एवं दृढ़ विश्वास मनोवृत्ति को सबसे अधिक क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। तो आज का हमारा होता है ये 20 नंबर का क्वेश्चन, इसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो आज के हमारे होते हैं डे 57 डेली मीन्स क्वेश्चंस के आंसर्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो जब आगे आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसे देख लें, है ना। और अगर इसके पहले भी कई वीडियो आ चुकी हैं, जैसे आज तो डे 57 का आया हुआ है, इसके पहले भी डे 56, डे 55, इसी तरह से पूरी सीरीज़ आई हुई है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएं और प्लेलिस्ट पर आपको पूरी सीरीज़ मिल जाएगी, आप वहां से विजिट करें और उन्हें भी देखें। और मेंस आंसर राइटिंग किस प्रकार से की जाती है ये आपको सीखने को मिलेगा। ज़रूर ही उसमें कुछ नया मिलेगा और आप ज़रूर ही अपनी मेंस आंसर राइटिंग को इम्प्रूव कर पाएंगे, है ना। तो और एक चीज़ और कि दर्पण सिविल सर्विसेज का ऐप है ना, उसकी भी लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें एफएलटी क्वेश्चन भी रखे हुए हैं और उसमें मेंस के क्वेश्चन आंसर्स भी हैं। और इसी प्रकार से टेलीग्राम में रोज़ ही क्वेश्चन आंसर सेंड किए जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, नोट्स वगैरह, है ना, जो MPPSC की तैयारी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोट्स वगैरह भी सेंड की जाती हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं डे 58 डेली मीन्स आंसर डिस्कशन के साथ।